हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EHI3 इंडिया फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी AD के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, लिस्ट द इंपॉर्टेंट ट्रेट्स ऑफ अर्बन सेंटर्स इन अर्ली मिडीवल इंडिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें 8 to 13 सेंचुरी के बीच भारत के शहरों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। फोकस हमें इनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर रखना है। साथ ही बताना है कि ये शहर कैसे काम करते थे, कौन लोग रहते थे और उनका गांव से क्या संबंध था। आंसर। इंट्रोडक्शन। मध्यकालीन भारत के शहर व्यापार, प्रशासन और संस्कृति के केंद्र होते थे। ये शहर गांव से आने वाले अनाज, सामान और कला का केंद्रीय बाजार बन जाते थे। इस दौरान पुराने शहरों के साथ नए शहर भी उतरे, जो नए राजनीतिक और आर्थिक बदलाव के कारण बने। ये सिर्फ व्यापारिक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति और धार्मिक गतिविधियों के भी केंद्र होते थे। मेन बॉडी। 1. आर्थिक भूमिका और व्यापार। शहर गांव से आने वाले खेती के उत्पाद और हथकला के सामान का बाजार होते थे। समुद्रिक और स्थल मार्गों से ये शहर दूर के क्षेत्रों से जुड़े होते थे, जैसे कैम्बे और क्विलोम जैसे बंदर शहर। हफ्तेवारी बाजार, मेला और व्यापारिक हाट आम बात थी, जहां गांव के लोग सामान बेचने आते थे। श्रेणियां, गिल्ड्स, काम के गुणवत्ता और दाम को नियंत्रित करती थी। 2. प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र। कई शहर राज्य, प्रांत या जिला का मुख्यालय होते थे। कुछ शहरों में किला होता था, जिसमें राजा, सैया और दफ्तर होते थे। कोतवाल, राजस्व अधिकारी और न्यायाधीश जैसे अधिकारी प्रशासन चलते थे। राजवंश अपनी शक्ति दिखाने के लिए महल, शिलालेख और राजकीय भवन बनवाते थे। 3. सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन। मंदिर, मस्जिद, मठ और शिक्षा केंद्र जैसे पाठशाला, मदरसा शहरों का हिस्सा थे। ये शहर कवि, विद्वान, संगीतकार और शिल्पकार को आकर्षित करते थे। त्योहार, जुलूस और मेला लोगों को एकजुट करते थे। शहरों की आबादी में व्यापारी, शिल्पकार, मजदूर, पुजारी और शासक सब शामिल होते थे। 4. नगर निर्माण और संरचना। शहरों में अलग अलग पेशे के लोगों के अलग मोहल्ला या पूरा होते थे। बाजार अक्सर बीच में होते, जिनके आसपास घर और कारखाने होते। सड़कें सांकड़ी होती पर सब जोड़ी होती थी, अलग अलग व्यापार के लिए अलग गली होती थी। तालाब, कुआं और पानी की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन संभलता था। 5. गांव से संबंध। शहर अपने भोजन, कच्चे माल और मजदूरी के लिए गांव पर निर्भर रहते थे। गांव के उत्पाद शहर के बाजार में बेचे जाते और शहर से सामान वापस गांव जाता। गांव से लिया गया कर शहरों की सुविधाओं और राज पैट्रनेज पर लगता था। कंक्लूजन। मध्यकालीन भारत के शहर एक साथ आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र थे। ये व्यापार, प्रशासन और ज्ञान विमर्श का मिलन स्थान होते और गांव के साथ उनका गहरा संबंध होता था। इनकी विशेषताओं का अध्ययन हमें यूएस समय के समाज और अर्थव्यवस्था को समझने का मौका देता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Write a note on the herostones. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें हीरो स्टोन्स का मतलब, उनका इतिहास, सामाजिक सांस्कृतिक महत्व और किस तरह के परिस्थितियों में ये बनाए जाते थे, ये सब समझने हैं। आंसर में उनका डेफिनेशन, उनके बनने का तरीका, सिंबल्स और मिडीवल इंडिया में उनकी अहमियत कवर करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। हेरोस्टोन्स, जिन्हें कन्नड़ में वर्गल और तमिल में नादुकाल कहा जाता है, वीर योद्धाओं की याद में बनाए गए पत्थर के स्मारक होते थे। यह वॉरियर्स अक्सर अपने गांव, जमीन या पशुओं को बचते हुए शहीद होते थे। इन पत्थरों पर उनकी वीरता के दृश्य बनाए जाते थे जो समाज के लिए एक प्रेरणा का काम करते थे। 6th से 14th सेंचुरी के बीच इनका ज्यादा प्रयोग हुआ। इस आंसर में हम इनके ओरिजिन, स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस और कुछ उदाहरण समझेंगे। मेन बॉडी। 1. ओरिजिन और डेफिनेशन। हीरो स्टोन्स एक खड़े पत्थर होते थे जो उन वीरों की याद में लगाए जाते जो समाज को बचते हुए वीरगति पाते।
इनका जिक्र प्राचीन तमिल संगम साहित्य में भी मिलता है, जहां वीरों को सम्मान देने का रिवाज था। कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात में इसका ज्यादा प्रचलन था। 2. स्ट्रक्चर और आर्टिस्टिक फीचर्स। आमतौर पर हीरो स्टोन 3 हॉरिजॉन्टल पैनल्स में बनता था। लोअर पैनल युद्ध का दृश्य, जहां हीरो लड़ते हुए दिखाया जाता। मिडल पैनल हीरो को स्वर्ग जाते या सम्मान पाते हुए दिखाते। अपर पैनल किसी देवता, शिवा, विष्णु का चित्र, जो हीरो के दिव्या मिलन को दर्शाता। इन पर लिखी इंस्क्रिप्शंस में वीर का नाम, युद्ध की वजह और तिथि लिखी होती थी। 3. सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। ये वीरता की सोच को दर्शाते थे, जहां युद्ध में शहीद होना सबसे बड़ा सम्मान था। समाज में ये एक यादगार प्रेरणा का काम करते, जो आने वाली पीढ़ियों को उत्साहित करती। कई बार हीरो के परिवार को जमीन दी जाती, जो इंस्क्रिप्शंस में लिखी होती थी। ये धर्म और युद्ध के मेल को भी दर्शाते, जहां वीर को देव स्टेटस मिलता था। 4. ऐतिहासिक महत्व और उदाहरण। ये पत्थर इतिहास के लिए एक मूल स्रोत है, जो हमें राजनीति, युद्ध के तरीके और सामाजिक मूल्यों के बारे में बताते हैं। कर्नाटका में चालुक्य और होयसाला काल के हजारों स्टोन्स मिलते हैं। गुजरात में राजपूत काल तक ये रिवाज चला, जिसमें महिला वीरांगनाएं भी शामिल थी। उदाहरण, कर्नाटका के बेलूर का एक हीरो स्टोन, जिसमें हीरो को युद्ध के बाद अप्सराएं स्वर्ग ले जा रही है। कंक्लूजन, हीरो स्टोन्स सिर्फ पत्थर के स्मारक नहीं थे, बल्कि वीरता की कहानियों को अमर बनाने वाले कला के नमूने थे। ये समाज में साहस, वफादारी और समर्पण के मूल्यों को मजबूत करते थे। इनका अध्ययन हमें मेडिवल भारत में युद्ध, धर्म और समाज के रिश्ते को समझाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Write a note on the concept of feudal polity. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें फ्यूडल पॉलिटी का मतलब, उसकी मुख्य विशेषताएं और मध्यकालीन भारत में इसकी व्यवस्था समझानी है। पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक पहलू कवर करने हैं, साथ ही कुछ हिस्टोरियंस के व्यूज भी इंक्लूड करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। फ्यूडल पॉलिटी एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था थी जिसमें जमीन, धन और शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत थी, और शासन एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के बजाय छोटे छोटे स्थानीय लॉर्ड्स के जरिए चलाया जाता था। भारत में ये प्रणाली 8 से 15 सेंचुरी के बीच विकसित हुई, जब केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ गई थी। राजा अपने वफादार सरदार या समानतास को जमीन देते थे, बदले में वे सेना या प्रशासनिक सेवा देते थे। R.S. शर्मा जैसे इतिहासकार ने इसके विकास का गहरा अध्ययन किया है। मेन बॉडी। 1. अर्थ और उत्पत्ति। 8. फ्यूडल पॉलिटी में शक्ति का आधार जमीन होता था, जहां राजा के नीचे स्थानीय सरदारों के अपने क्षेत्र होते थे। उत्पत्ति। यूरोप में ये रोमन साम्राज्य के पतन के बाद आए। भारत में गुप्ता काल के बाद राजनीतिक विभाजन के कारण इसका विकास हुआ। लैंड ग्रांट्स जैसे जागीर, इक्ता, इनाम काफी आम हो गए। 2. मुख्य विशेषताएं। शक्ति का विभाजन। राजा का नियंत्रण कम, स्थानीय लॉर्ड्स का ज्यादा होता था। जमीन का महत्व। राजनीतिक शक्ति और आर्थिक स्थिरता जमीन पर निर्भर थी। लॉर्ड्स वैसल्स की श्रृंखला। राजा मीन्स मुख्य लॉर्ड्स, छोटे लॉर्ड्स मीन्स किसान। लॉर्ड्स राजा को सेना देते, बदले में जमीन पाते। वंश परंपरा। समय के साथ जमीन की मिल्कियत वंश परंपरा में चलने लगी। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। गांव में उत्पादन काफी था, जो एलिट को सपोर्ट करता था। 3. भारत में फ्यूडल पॉलिटी। जमींदारी और स्थानीय शक्ति। समानता और नायका अपने क्षेत्र में कानून और कर वसूली करते, अपनी सेना रखते। सेना और प्रशासन। जमीन के बदले राजा को सैनिक सहायता देते। क्षेत्रीय भेद। राजस्थान, राजपूत सरदारों का स्वायत्त शासन। दक्षिण भारत, विजयनगर का नयनकरा सिस्टम इसी तरह का था। धार्मिक भूमिदान। मंदिर बड़े लैंड होल्डर्स जो स्थानीय शक्ति का केंद्र बनते। 4. इतिहासकारों के दृष्टिकोण। R.S. शर्मा। भारत का फ्यूडल सिस्टम यूरोपियन से अलग था, ज्यादा कृषि केंद्रित और जाति व्यवस्था से जुदा हुआ। बर्टनस्टाइन। दक्षिण भारत के लिए सेगमेंटरी स्टेट का मॉडल दिया। आलोचना। कुछ लोग कहते हैं कि भारत का फ्यूडल सिस्टम ज्यादा लचीला था और ऊपर उठने के मौके देता था। कंक्लूजन। फ्यूडल पॉलिटी मध्य कालीन भारत का एक प्रमुख लक्षण थी, जो राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव डालती थी। इसने केंद्रीय शक्ति कमजोर की, लेकिन स्थानीय संस्कृति और प्रशासन को बढ़ावा दिया। यूरोपियन फ्यूडलिज्म से कुछ समानताएं थी, लेकिन भारत का अपना अलग रंग था, जो जाति और धार्मिक संस्थाओं से जुदा हुआ था।
If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. What were Mahmud Ghazni's main objectives for invading India? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें महमूद गाजनी के भारत पर बार बार आक्रमण के मुख्य कारण बताने हैं। इसमें हमें राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों को कवर करना होगा, साथ ही उनका प्रभाव भी बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। महमूद गाजनी, जो गजनवीद वंश का शासक था, 971 to 1030 AD, ने 1000 से 1027 AD के बीच भारत पर 17 प्रसिद्ध आक्रमण किए। ये आक्रमण सिर्फ लूट के लिए नहीं थे, बल्कि इनके पीछे राजनीतिक विस्तार, धन प्राप्ति, धार्मिक उत्साह और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा जैसे कारण भी थे। इनके दौरान भारत और मध्य एशिया के संबंधों पर गहरा असर पड़ा। इस आंसर में हम इन सब उद्देश्यों को डिटेल में देखेंगे। मेन बॉडी। 1. आर्थिक उद्देश्य, धन और संसाधन, मंदिरों और शहरों की संपत्ति। 11वीं सेंचुरी का भारत अपने धन और संपत्ति के लिए मशहूर था, खासकर मंदिर जैसे सोमनाथ, मथुरा और थानेश्वर। महमूद ने इन जगहों पर आक्रमण करके सोने, चांदी, कीमती पत्थर और अन्य खजाने हासिल किए। सेना और दरबार का खर्चा। भारत से मिले लूट के पैसों से गाजनी में सेना मजबूत हुई और शानदार दरबार चला। UTBI जैसे इतिहासकार लिखते हैं कि ये धन उसकी शक्ति बढ़ाने में काफी मददगार रहा। उदाहरण, सोमनाथ का आक्रमण 1025 AD उसके लिए बहुत बड़ा धन का स्रोत बना। 2. राजनीतिक और सैनिक विस्तार। गाजनाविद राज्य को मजबूत करना। भारत पर आक्रमण करके उसने अपने राज्य के पूर्वी सीमा सुरक्षित की। भारतीय राज्यों को कमजोर करना। राजपूत राज्य और अन्य शक्तियां उसके लिए खतरा बन सकती थी, इसलिए उनको कमजोर करना उसका उद्देश्य था। यश और प्रतिष्ठा। भारत में सफल अभियान उसके नाम को इस्लामिक दुनिया में प्रसिद्ध बनाते थे। 3. धार्मिक उद्देश्य और विचारधारा। इस्लाम का प्रसार। महमूद ने अपने आप को इस्लाम का रखवाला बताया और मूर्ति पूजा खत्म करने को अपना धार्मिक फर्ज माना। मंदिर विनाश। मंदिरों को तोड़ना उसके लिए धर्म की जीत का प्रतीक था, जैसे सोमनाथ मंदिर का तोड़ना। अब्बासिड केलफ का समर्थन। अपने आक्रमण को जिहाद का रूप देकर उसने बगदाद के अब्बासिड केलफ का आशीर्वाद और समर्थन पाया। 4. व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और विरासत। यश की इच्छा। महमूद चाहता था कि उसका नाम इतिहास में एक महान विजेता के रूप में लिखा जाए। गाजनी का विकास। भारत से आए धन से गाजनी में इमारतें, पुस्तकालय और मदरसाएं बनाए गए। ऐतिहासिक कीर्ति। पर्शियन साहित्य में उसके विजयों का वर्णन करके उसने अपनी छवि एक महान शासक की तरह बनाए। कंक्लूजन। महमूद गाजनी के आक्रमण के पीछे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और व्यक्तिगत सभी उद्देश्य थे। धन प्राप्ति शायद सबसे तुरंत कारण था, लेकिन राजनीतिक और धार्मिक कारण भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। इन आक्रमणों ने भारत के कई राज्यों को कमजोर किया और मध्य एशिया के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित किया। हालांकि महमूद ने भारत पर स्थायी राजनीतिक नियंत्रण नहीं बनाया, पर उसके आक्रमण ने आगे के मुस्लिम आक्रमणों का रास्ता खोल दिया। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।